हाँ, संविधान वो में असल में तो भारत, हाँ नागरिकता की ठीक है, शर्त वाला वो याद मान है हो याद तो है। बताइए, नहीं तो आज के विषय पर। नहीं, वो उसका सन नहीं याद है, उन्होंने शायद इंडिया एक्ट 1935 की बात कही है, या कि 20वीं शताब्दी के शुरू की, वो सन मुझे नहीं याद है, पर ये कहा है कि उस समय जो भी भारत था, उस भारत के किसी भी क्षेत्र में, जिसका अर्थ है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार भी, वहां के रहने वाले, नेपाल भी, वहां के रहने वाले कोई भी मालदीव व्यक्ति, भी, हैं? मालदीव भी, मालदीव, मालदीव का उसमें शायद ध्यान नहीं मुझे। ये अरे कहा है कि ठीक, वहां के रहने वाले कोई भी लोग भारतीय नागरिकता की प्रक्रिया को पूरी करने पर भारत के नागरिक हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि वो उस पूरे क्षेत्र को भारत मानते हैं संविधान बनाते समय। यानी गजनी और घूर जिसे कहते हैं, उसको तो भारत मान ही रहे हैं संविधान निर्माता, कि वो वहां के लोग कभी भी उचित प्रक्रिया अपनाकर भारतीय नागरिक हो सकते हैं। ये तो संविधान में लिखा हुआ है। यानी संविधान बनाते समय सबको पता था, नेहरू से लेके बाकी सब कांग्रेसियों को भी, अंबेडकर को भी, सरदार पटेल को भी, राजेंद्र प्रसाद को भी, सबको अच्छे से पता था कि ये जो है ये भारत है, अभी अलग अलग राज्य बन गए हैं, यहाँ कोई भी जो है वो भारतीय नागरिकता के लिए जो आवश्यक शर्त है उसे पूरी करने पे नागरिक हो सकता है, और कोई नहीं। इंग्लैंड, अमेरिका और फ्रांस के लिए थोड़ी है ये, बस इसी क्षेत्र के लिए है ये नियम। तो इसका अर्थ है कि इन सब क्षेत्र को भारत जानते थे, लेकिन शिक्षा फिर ऐसी चलाई गई कि आज ऐसे बड़े पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि गजनी और भूत तो विदेशी है, और वो विदेशी हमलावर था, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुसलमानों को विदेशी बता देते हैं, तो कुछ भी चल रहा है। लेकिन मूल बात जो आज चल रही थी उस पर तो शैलेंद्र जी बोले, हमने थोड़ा सा ही सुना है, तो अच्छा होगा कि शैलेंद्र जी टिप्पणी करें। शैलेंद्र जी। दीदी की बात से ही मुझे एक याद आ रही है, उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए वो एक बड़ा अजीबोगरीब नारा है कि अमेरिका कब ग्रेट था कि उसको ग्रेट फिर से किया जाए। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के समय या शीत युद्ध के समय या उसके बाद, मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि अमेरिका ग्रेट था, और मुझे लगता है कभी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक नेचुरल स्टेट नहीं है। पहले तो उसको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वो नेचुरल कैसे बनेगा। नेचुरल बनने का एकमात्र तरीका है कि उसको वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि हमने गलती की, हमने आपका घर छीना, घर तोड़ा, आपके पूर्वजों का संहार किया, उनसे क्षमा याचना करनी पड़ेगी और उनसे क्षमादान लेना पड़ेगा। यदि उस समाज ने इनको क्षमा कर दिया, तब से थोड़ी महानता इनमें आ सकती है। लेकिन अभी जितना मैं अमेरिका को जानता हूं, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार करना चाहता है। जब वहां का सुप्रीम कोर्ट वहां नदी से पानी लेने तक को मना कर सकता है, उनके अधिकार है नहीं, जिस प्रकार से रिजर्वेशन बनाया हुआ है वहां पर। और मेरे लिए स्वयं के लिए आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि मैं समझता था रिजर्वेशन का मतलब होता है उनके लिए कोई वास्तविक और पारंपरिक क्षेत्र, लेकिन नहीं, उनको जड़ों से उखाड़ा गया, उनको भगाया गया, और इन्होंने जिस स्थान को उनके लिए उपयुक्त समझा, उपयुक्त से यहां तात्पर्य यह है कि बिल्कुल अनुपयुक्त, वहां उनको धकेल दिया। तो जिस समाज ने पिछले 300-400 वर्षों तक केवल और केवल पाप किया है मनुष्यता के विरुद्ध,
उसमें महानता कैसे पनपेगी? वह महानता अपने आप में एक ढकोसला है, अपने आप को प्रसन्न करने वाली बात है। और यही कारण है कि अमेरिका मैं मानता हूं न कभी महान था न कभी हो पाएगा, जब तक कि राजनीतिक शक्ति और अन्य शक्तियां वहां के स्थानीय लोगों में निहित न हो और वे निर्णय लें कि आपको क्या करना है। क्योंकि आप वस्तुतः शरणार्थी कह सकते हैं अपने आप को, या घुसपैठिए कह सकते हैं। शरणार्थी तो वो होता है जिनको शरण दी जाती है, आपको किसी ने शरण नहीं दी, आप चोरी छिपे डकैती के रूप में, डकैतों के रूप में वहां पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि अमेरिका में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सोचने वाले लोग हैं, उनको इस विषय पर बहुत मनन चिंतन करना चाहिए। और यही कारण है, जब मैं वहां पर आदित्य जी के साथ था और कई बार आदित्य जी ने मुझसे पूछा कि भाई आपको अमेरिका में क्या दिखता है, तो मैंने कहा कि यहाँ जमीन पर केवल वाहन दिखते हैं और वाहनों से संबंधित जो कारोबार है वो दिखते हैं, मुझे और कुछ नहीं दिखता। फिर मैंने आदित्य जी से बात की और मैंने कहा कि यहाँ इतने वाहन क्यों हैं, इतने दौड़ते हुए वाहन? क्योंकि अमेरिका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। फिर मैंने मनन चिंतन किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं? तो अमेरिका के शासक ने अपने लोगों को मनुष्य नहीं माना। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मनुष्य के लिए होता है ना। वहां कूली रखने की परंपरा थी, जिनको पशुओं की तरह खूंटे से बांध दिया जाता था, और जिनके घरों में बांध दिया गया वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो एक सामान्य व्यक्ति जो कूली की तरह है, वो किसी दूसरे शहर में क्यों जाएगा? एक ही शहर में किसी दूसरे स्थान पर क्यों जाएगा? तो वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम का कोई विचार ही नहीं। जिस शहर में आदित्य जी रहते हैं वहां कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो वहां एक ही प्रकार के लोग हैं जो जीवित रह सकते हैं, वो है वाहनधारी। तो काहे की महानता? अब आपको इतने वर्ष हो गए, अब तो शुरू करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अभी भी नहीं है, ट्रेनें नहीं है वहां, पब्लिक की बसें नहीं है, आसमान में हवाई जहाज है और जमीन पर वाहन है। और वाहन का तात्पर्य क्या है? व्यक्तिगत वाहन। जो संपन्न लोग हैं आदित्य जैसे, उनके घर में एक एक व्यक्ति घर में 3-3, 4-4, 5-5 वाहन होते हैं। आज भी वहां का तंत्र, वहां का सिस्टम सामान्य लोगों को मनुष्य नहीं मानता है। न वहां पर सरकारी अस्पताल है कि किसी के पेट में दर्द हो, किसी को बुखार हो तो भाग के चला जाए, कोई दवा तो मिलेगी। तो मनुष्य विरोधी तंत्र विकसित किया गया। इसलिए वो दीदी से आज बात हो रही थी तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है अमेरिका के लिए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ग्रेटनेस की शुरुआत तो उस दिन होगी जिस दिन राष्ट्रपति ट्रंप हो, और ट्रंप एक मुझे लगता है उपयुक्त व्यक्ति हैं जिनको यहां से पश्चाताप की यात्रा आरंभ करनी चाहिए, प्रायश्चित करनी चाहिए, और सार्वजनिक सभाओं में उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि उनके पूर्वजों ने और आज भी अमेरिका में जो लोग हैं वो वहां के स्थानीय लोगों का शोषण करते हैं, उनका दोहन करते हैं, उनको समाज में हाशिए पर रखते हैं, उनके विषय में संसार कुछ न जाने ऐसा प्रयत्न करते हैं। वहां की कोर्ट कचहरी तक उनका साथ नहीं देती। तो ऐसा समाज उन्होंने क्यों बनाया? भारत में आप गरीब से गरीब क्षेत्र में चले जाएं, हर प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं। कुछ नहीं तो आजकल तो बिजली रिक्शा चलती है, पैडल रिक्शा चलती है, बस चलती है। चाहे वो बस जैसी भी हो, लेकिन एक आम व्यक्ति की पहुंच से दूर कोई चीज नहीं होती। क्योंकि यहां की राजनीति कैसी भी हो, उसके केंद्र में मनुष्य होता है।
मनुष्य केंद्रित राजनीति होती है। तो मुझे लगता है कि आदित्य जी जैसे चिंतनशील व्यक्ति या और भी जो लोग हैं अमेरिका में, उनको गहन चिंतन मन करना चाहिए। अन्यथा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यह अपने आप में एक स्यापा है, एक मजाक है, एक विद्रूप है, एक व्यंग्य है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? तो तात्कालिक दृष्टिकोण से भारत के लिए जो ट्रंप का आचरण है, ट्रंप का व्यवहार है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मनुष्य होने के नाते हम ये अवश्य चाहेंगे कि ये और आगे बढ़ें और इस प्रकार के कार्य करें। मैं कल भारत के नेतृत्व से भी आशा करूंगा कि भारत का नेतृत्व इतना प्रखर हो, प्रबल हो, प्रचंड हो कि ऐसे विषयों को उठा सके, केवल अमेरिका में नहीं। अभी दीदी मेक्सिको की बात कर रही थी। प्रश्न है, मेक्सिको कहां से आया? मेक्सिको कहां से आया? आदित्य जी जानते हैं इस चीज को। ये स्पेनिश का शब्द है, जो शब्द है मेहिको, जिसको अंग्रेजी में मेक्सिको बना दिया गया। और आदित्य जी से हमारी बातचीत होती थी तो हम पूछते थे कि यहां स्पेनिश कैसे आ गई? क्या वहां के स्थानीय लोगों का कोई लेना देना है स्पेनिश शब्द भाषा से? कोई लेना देना नहीं। ये सारे बलात् बनाए हुए कृत्रिम देश हैं। तो इन सबको सुधरना पड़ेगा, इन सबको सोचना पड़ेगा कि ये कहां से आए हैं, कौन है। स्पेनिश हो, पोर्चुगीज हो, इंग्लिश हो और फ्रेंच हो, ये 4 भाषाएं हैं वहां पे, कनाडा से लेकर के चिले तक। ये चारों भाषाएं यूरोप के डकैत लोग ले गए थे, जिनको जलदस्यु कहा गया था। ये पानी के डकैत थे। दुर्भाग्य उस क्षेत्र का यह है कि सारा नाम बदल दिया उन्होंने। मैंने एक जगह लिखा था कि भारत की सारी नदियां, उनके नाम थोड़े बहुत बदले गए हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो मुझे बड़ा सालता है, कचोटता है। एक नदी है भारत में, कश्मीर में, चंद्रभागा। उसका नाम फारसी में कर दिया गया चेनाब। हमें उसके लिए कष्ट होता है, लेकिन कनाडा से लेकर के चिले तक कोई भी नदी नहीं है जिसका नाम स्थानीय हो। हडसन नाम की कोई नदी हो ही नहीं सकती वहां। चार्ल्स नाम की कोई नदी हो ही नहीं सकती। मैं मैसेच्यूसेट्स में था, बोस्टन, वहां के शहर को 2 भागों में बांटती है जो नदी, उसका नाम चार्ल्स है। मैंने स्थानीय लोगों से पूछा कि कैसे इसका नाम चार्ल्स हो गया, क्योंकि नदियों की आयु तो हजारों लाखों वर्षों की होती है। चार्ल्स तो आपके 100-200 साल पहले आए होंगे कहीं से। ये उस क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतिहास करवट ले रहा है। मैं मानता हूं कि वहां के बुद्धिजीवियों को ये बात समझ में आनी चाहिए, और यदि ये प्रायश्चित और पश्चाताप की शुरुआत होती है तो मैं मानूंगा सहर्ष कि वो स्थान महान हो सकता है, सचमुच सही अर्थ में। तो मेरा इतना ही कहना है आज। ये जो मागा जो शब्द है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एक मानसिकता को दिखाता है कि हमने पहले इस जमीन को कॉन्कर किया था, तो इसलिए उनको मागा का अर्थ है कि उसी जगह वापस चले जाएं जो हम पूरी दुनिया में जाके लूट खसोट करें, कॉन्कर करें। ये और वो इस तरह जस्टिफाई भी करते हैं। तो इसलिए जनरली बोला जाता है कि जो मागा पार्टी है वो कॉलोनाइजर्स की पार्टी है। वो तो इसके अभी मोदी जी ने इस बारे में, किसी भी भारतीय फॉरेन ऑफिस ने अभी तक ठीक इस तरह बात नहीं किया जिस तरह आपने बताया है। अगर उनको एक्चुअली बात करनी चाहिए अमेरिका से तो इस तरह की बातें करनी चाहिए। लेकिन मैं प्रोफेसर कुसुम केडिया जी की भी बात मानता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देखने पड़ते हैं और प्रैक्टिकल में आपको साम दाम दोनों चीज करनी पड़ेंगी। लेकिन हमने अभी तक दाम मांगा नहीं है इनसे। वी नीड टू डू दैट। तो भेद और दंड
तो भेद भी पूछना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ नेटिव अमेरिकन को। ये आई थिंक भारतीय फॉरेन पॉलिसी का भी पार्ट नहीं है। समटाइम्स हम लोग शिष्टता के चक्कर में असली क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर अमेरिकन भारत आएंगे तो वो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछेंगे, अनकंफर्टेबल करने वाले, उसको वो बोलते हैं ट्रुथ। तो उस समय ये जवाब देना चाहिए भारत को पब्लिकली इन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि तुम्हारे मूल निवासियों का तुमने क्या किया, कहाँ है वो, आई वॉन्ट टू सी देम। ये बोले ना तो बात होगी। ये क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कि तुमने इतनी सारे ओवल ऑफिस में सारे प्रेसिडेंट की पिक्चर लगी है, इसमें से एक भी नेटिव अमेरिकन क्यों नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, तब जाके बात बराबरी पे होती है, तब आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। अभी नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, भारत हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है बस। तो वो फ्यूचर में कोई प्रधानमंत्री करे, देन अमेरिका विल ठीक से फिर बात करेगा, चेहरा उतर जाएगा सबका। क्योंकि ये दिस इज द क्वेश्चन दे वांट टू अवॉइड, इसीलिए पूरी दुनिया में दादागिरी करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर कोई पूछे ऑफ ए कंट्री लाइक भारत या चीन या रशिया, तब जाके बात होगी। रशिया पूछ नहीं सकता, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पूछ नहीं सकती, ओनली वन कंट्री कैन आस्क, विच इज इंडिया, क्योंकि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है, मुसलमान भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है। इसीलिए अगर मॉरल लीडरशिप की बात आती है, भारत इज द नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर 1 मेजर्स कंट्रीज में। लेकिन अभी तक हमने कोई वास्तविक क्वेश्चन नहीं पूछे इस तरह के, वो पूछने चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन